एक डॉक्टर मनोज प्रजापति साहब का सवाल आया है। पहले वो आपको नापसंद करते थे, लेकिन अब आप उनके सबसे बड़े, मतलब वो सबसे बड़े फैन की तरफ आ गए हैं आपके, और उनके सपनों में आप आते हैं। तो पहले तो मुबारक हो डॉक्टर साहब की तरफ, सपनों में आप जैन साहब आ रहे हैं। और दूसरा, महिंद्रा लाइफ के शेयर इन्होंने 506 रुपए के दाम पे खरीद रखे हैं। एक सवाल और इनका कि क्लाइमैक्स कैसे देखे किसी स्टॉक में? अच्छा, बाइंग क्लाइमेक्स पे तो आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनरली 30% 35% की मूव भी आपको बाइंग क्लाइमेक्स दिखने लगेगी जब आप शुरू करेंगे पढ़ना। लेकिन इवेंचुअली बेस काउंट और ये सारी चीजों को जब आप एक साथ मिक्स करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाइंग क्लाइमेक्स हमेशा 4-5 बेस बनने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स बनता है। तब तक तो जो मूव है वो ब्रेकआउट मूव कहलाती है। तो ब्रेकआउट मूव और बाइंग क्लाइमेक्स में बहुत अंतर नहीं होता है। अंतर होता है कहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर 5-6 बेस के बाद फॉर्म हो रही है, मतलब ये क्लाइमेटिक मूव है। अगर पहले ही दूसरे बेस में है, मतलब ये ब्रेकआउट मूव है, ये यहाँ से स्टॉक और लंबा चलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगेन, विलियम ओनील को जितना आप पढ़ेंगे, मार्क मिनर्विनी को जितना आप पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स में ही आपको क्लियर होने लगेगा। जैसे विलियम ओनील की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी बुक के स्टार्टिंग के 100 पेजेस में केवल और केवल चार्ट दिए हैं, कोई लिखा नहीं है कुछ, केवल और केवल चार्ट और उनके एग्जाम्पल्स को समझाया गया है कि इस तरीके से काम किया जाता है। तो ये दो बुक्स अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ना सिर्फ ब्रेकआउट प्ले करने में, मिड कैप स्मॉल कैप प्ले करने में, बल्कि बाइंग क्लाइमेक्स आइडेंटिफाई करने में। इस बीच इनका सवाल क्या था स्टॉक का, वो मैं भूल गया। इन्होंने खरीदारी कर रखी है महिंद्रा लाइफ के शेयर में, वहां क्या करना चाहिए इन्हें? महिंद्रा लाइफ। 506 महिंद्रा। पे। सर, एकदम टॉपिंग आउट पैटर्न था, वहां पे फील्ड ब्रेकआउट भी बना 626 पे। वीकली पे लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट कंप्लीट कर चुका है 300 रुपए पे। अब यहां से अगर एक दो हफ्ता 315 320 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बढ़िया पुल बैक बनना चाहिए इस काउंटर में 395 रुपए तक। तो आप या तो एक काम कीजिए, एक दो हफ्ते रुक के अगर 320 के ऊपर सस्टेन करता है तो एवरेज कीजिए। इस हिसाब से एवरेज कीजिए कि 390 95 आते आते आप पूरी तरीके से प्रॉफिट में या ब्रेक इवन पे निकल सके। तो एक दो हफ्ते वेट कर लीजिए, 320 के ऊपर टिकता है तो एवरेज करना चाहिए। तो 320 के ऊपर अगर रुकता है तो वहां पर आप एक बार को एवरेज करके स्टॉक के अंदर आप बने रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शेयरों में एक और सवाल जो आया है हमारे पास, वो आया है शिवम शिवाहरे साहब का। इनके पास आयन एक्सचेंज के शेयर हैं 596 रुपए के दाम पे, और नेस्ले इंडिया है 2567 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए? आयोन एक्सचेंज और नेस्ले। सर, एफएमसीजी तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पुल बैक आ गया है 2368 का। अगर 2400 निकलता है तो एक 60-70 रुपए और मिल जाएगी, बट मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड नहीं दिख रही है। मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ एफएमसीजी पे। अगर एफएमसीजी में रहना ही है तो टाटा कंज्यूमर रिलेटिवली बहुत अच्छा पिक है। नेस्ले अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है तो एक बार देख लीजिए। अगर एक दो हफ्ते में 2380 नहीं निकलता है तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा। अगर निकलता है तो और एक 60-70 रुपए के लिए प्ले कर सकते हैं। दूसरा, आयोन एक्सचेंज ये भी अपना मेजर सपोर्ट 406 टेस्ट कर चुका है 760 के बाइंग क्लाइमेक्स के बाद। पुल बैक ले रहा है, पुल बैक में आपको 590 600 रुपए तक मिल जाएगा। तो 590 के राउंड एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। तो 590 के अराउंड आप एक बार को दोबारा सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक बैंक ऑफ इंडिया पे उमा शंकर सिंह ठाकुर साहब का सवाल है। 117 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? सर, एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करें। बैंक ऑफ इंडिया। अगेन सर, सरकारी बैंक में मेरे को बहुत कोई अप मूव नहीं दिख रही। बैंक ऑफ इंडिया में 50 दिन का कब पैटर्न है, एक बार 128 तक जा सकता है, इस पैटर्न के ब्रेकआउट का टारगेट है। मैं फ्रेश बाइंग की सलाह में तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये कैंप एक्सट्रीमली वीक है। अगर आपके पास है तो 128 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो 128 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर फिलहाल इसको होल्ड कर सकते हैं। के साहब का सवाल आया है लक्ष्मी केमिकल, इसका जिक्र बहुत समय बाद हुआ है जैन साहब। और दूसरा पैक्का लिमिटेड, आप पता नहीं इसको ट्रैक कर पा रहे हो कि नहीं। ये पहले ये यश पक्का के नाम से होता था, फिर पैक्का लिमिटेड हुआ, फिर यश लिमिटेड हुआ, फिर पैक्का लिमिटेड हो गया। तो आप लक्ष्मी केमिकल और पैक्का लिमिटेड, कोई राय? पैक्का लिमिटेड तो मिल ही नहीं रहा है। लक्ष्मी के PAKKA। पक्का लिमिटेड। सर, 175 रुपए चल रहा है। जी। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, क्योंकि
₹400 से नॉन स्टॉप गिरा है, तो एक पुल बैक आपको 50 डे मूविंग एवरेज 202 तक आ सकती है, बट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है इसका। दूसरा लक्ष्मी केमिकल, इसमें भी सिमिलर चीज है सर। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था इसमें तो बहुत पहले हुआ था, आईपीओ के जस्ट बाद ही 4 महीने में खिंच के 120 से ₹600 गया था, क्लाइमेक्स करके वापस लगभग 170 160 आ गया है। तो अप मूव तो नहीं दिख रही है, बाउंस बैक जरूर कर सकता है 190 तक। 190 पे दोबारा सवाल पूछ सकते हैं, शायद उसके ऊपर निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और लक्ष्मी केमिकल? लक्ष्मी केमिकल ही सर ऊपर में 190 तक जा सकता है पक्का। ओके, लिमिटेड में तो भी मेरे को कोई चीज नहीं दिख रही है। ओके। एक सवाल टाटा टेक को लेकर भी आया है, साईं प्रवीण साहब का है। इनको प्रॉफिट आना शुरू हो गया स्टॉक के अंदर फाइनली। लग रहा है कि नियर टर्म लोज जो है उसके बेस बन गए अब? टाटा टेक बोला ना सर आपने? जी जी जी। टाटा टेक, हाँ लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, जिस हिसाब से 3 दिन की कैंडल बनी थी कि 20 डे मूविंग एवरेज 661 पे एक बार अटक सकता है, बट जिस हिसाब का बाउंस है 50 डे मूविंग एवरेज 705 और स्विंग हाई 728, ये रेंज इसका इमीडिएट टारगेट बनना चाहिए। तो मेरे को 705 728 इस जोन में आते हुए दिख रहा है। जिस हिसाब का वॉल्यूम है, एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद ये 728 को तोड़ेगा। तो बेचने की जल्दी मत कीजिएगा, 728 के पास हो सकता है 2-5 दिन अटके, तो एक बार रिव्यू जरूर करा लीजिएगा। तो आपको एक टाटा टेक के केस में राय दी गई है कि कहाँ पे आपको यहाँ पर रिव्यू करना, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे लेनी है। इसके अलावा एक सवाल आया है गुंजन जी का। इनके पास रेणुका शुगर है 48 पर और इंडियन ओवरसीज बैंक है 58 पर। जैन साहब, ये शुगर में क्या करना चाहिए? पूरा शुगर सेक्टर 90-95% तक वाइप आउट हो चुका है। लग रहा है कि अब बॉटम हो गया यहाँ पर भी? सर रेणुका बोला ना आपने, रेणुका? इनका, हाँ, इनका सवाल रेणुका पर है। देखिए शुगर, सर एक्चुअली क्या है, शुगर के स्टॉक्स और शुगर की प्राइजेस दोनों अलग डायरेक्शन में चल रही हैं। इंटरनेशनल शुगर अगर आप फ्यूचर्स ट्रैक करेंगे तो उनमें अच्छी तेजी है, स्टॉक्स उतना परफॉर्म नहीं किए हैं। तो मेरे ख्याल से जो इफेक्ट है ये थोड़ा सा डिलेड इफेक्ट आना चाहिए, और अर्निंग्स में ये एक आध दो क्वार्टर बाद शायद दिखे। तो जब भी अर्निंग्स आना स्टार्ट होंगी इन स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ वाली, तब इनमें रिवर्सल आएगा। तो बॉटम आउट लग रहे हैं, अब डाउनसाइड अब यहाँ से लिमिटेड है, अपसाइड की प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन उसके लिए ट्रिगर चाहिए जो अर्निंग्स पे ही आएगी। तो अगर एक आध क्वार्टर भी जिस भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, एकदम से आप देखेंगे कि उसमें बहुत तेजी से बाइंग आना स्टार्ट हो गई है। तो रेणुका शुगर बहुत बुरा नहीं लग रहा है, एक बार अपसाइड में 38-39 आ सकता है। फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होगा तो अपने आप स्कैनर लिस्ट में आएगा, तब हम डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा इनका आईओबी था, मेजर सपोर्ट 36.85 था जिसके नीचे चल रहा है। अगर बाउंस बैक में 37 निकालता है तो फिर थोड़ा एक्सटेंड करेगा, गैप छूटा हुआ है ऊपर में 42 पे, वहां तक जा सकता है, बट मेरी तरफ से बाइंग की कोई सलाह नहीं है। पीसीबीएल को लेकर एक सवाल आया है सुमन कर्माकर जी का। इनके पास 150 शेयर हैं और 255 रुपए के दाम पे खरीदारी है। रिसेंटली एक्वायर भी किया कंपनी ने एक पुणे बेस्ड कंपनी को ईवी स्पेस में। आप क्या राय रखते हो उसके ऊपर? अच्छा देखिए, पीसीबीएल फ्रेंड्स एंड फैमिली अकाउंट में लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीक इसमें अच्छा बिफोर लास्ट वीक अच्छा वॉल्यूम आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन भी अच्छी हुई है। तो हमने प्रीएम्प्टिव क्लाइंट्स को और फ्रेंड्स को बाई कराया है। 442 का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, हम क्लाइंट्स को मतलब जो बाई कॉल्स हम देते हैं वो बाई कॉल देना स्टार्ट करेंगे। 442 के ऊपर ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिख रहा है, तो इस स्टॉक पे मेरे को थोड़ी सी बुलिशनेस है। फ्रेंड्स फैमिली लॉन्ग है, 442 के ऊपर क्लाइंट्स को भी लॉन्ग कराएंगे। ओके। महेश हाथी मारे साहब का एक सवाल आया है कि बिटकॉइन में एसआईपी करना सही है क्या? क्योंकि शेयर मार्केट में 12 से 15% गेन मिलता है और बिटकॉइन में 50% गेन मिलता है। तो जैन साहब, कोई राय, कोई टिप्पणी आप करना चाहोगे इस पे? सर बिटकॉइन में से कभी कोई आर्टिकल लिखना होता है तो उतना ही मैं ट्रैक करता हूँ, क्योंकि इंडिया में कुछ टैक्स स्ट्रक्चर उसका ठीक नहीं है, और कोई ऐसा रेगुलेटेड नहीं है, मतलब पैसा हमेशा खतरे में रहता है। अगर एक्सचेंज डूब गया या कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई तो एनएससी बीएससी या सेबी जैसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप पैसा रिकवर करवा पाओ। पैसा वहां लगाए, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल रिटर्न ही नहीं मिली तो उसका अप्रिसिएशन भी क्या करेंगे आप? तो इतने सारे स्टॉक्स हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए, बट पैसा वहां लगाइए जहाँ पैसा सेफ रहे। नहीं, तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑफ कैपिटल,
इन दोनों में जो सिचुएशन है, आप क्योंकि रोज रोज क्लाइंट्स को डील करते हो, आपको ज्यादा क्या मिलते हैं, रिटर्न ऑफ कैपिटल या रिटर्न ऑन कैपिटल? देखिए सर, लास्ट जुलाई में जब बजट आया था तब भी मैं कह रहा था कि अब रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट। पीएसयू से आप निकल जाइए। अब जो निकल गए उनको रिटर्न ऑफ कैपिटल मिल गया। अब जो नहीं निकले उनको रिटर्न ऑन कैपिटल भी नहीं मिल रहा है, रिटर्न ऑफ कैपिटल भी नहीं मिल रहा है। तो एनी डे रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल है तो आप जिंदा है। विक्की गढ़वाल साहब का एक सवाल आया है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 260 रुपए पर इन्होंने बाय कर रखा था, अब इसमें क्या करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडर भी हैं तो 330 के पास प्रॉफिट बुकिंग बोला था, वापस से 276 बहुत तेजी में आया। अब ले पाए नहीं ले पाए, अगर जिनने वहां पे ले लिया वो भी ठीक है, जो नहीं ले पाए वो यहाँ पे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेच में 360 रुपए ऑल टाइम हाई जा रहा है और 360 निकलने के बाद ये 700 रुपए की तरफ बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको होल्ड करके रखना चाहिए, और जिनके पास नहीं है वो फ्रेश लॉन्ग यहाँ से कर सकते हैं। सत्य प्रकाश परिहार साहब के पास ये आइनॉक्स विंड और एनटीपीसी ग्रीन, इन दोनों में एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। आइनॉक्स ग्रीन तो वापस थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है, क्या किया जाए इन दोनों में? तो आइनॉक्स ग्रीन और दूसरा कौन सा था? एनटीपीसी ग्रीन। आइनॉक्स विंड और एनटीपीसी ग्रीन। आइनॉक्स विंड। सर आइनॉक्स विंड में एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, अगर निकलता है 18 रुपए 30 पैसे, तब थोड़ी सी एक बाउंस बैक के लिए आप बाई कर सकते हैं। ऊपर में कहीं भी आपको 22 साढ़े 22 मिल जाएगा। फिलहाल नहीं बाई करना है जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है। ब्रेकआउट रफली प्लेस्ड है 18-20 के ऊपर। 18-20 निकलता है तो एक बार आप लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं इसमें। एनटीपीसी ग्रीन में आज बड़े वॉल्यूम से रिवर्सल है, बहुत बड़ा वॉल्यूम तो नहीं है, 9 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, 36 मिलियन चल रहा है। 111.50 ये मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब निकलेगा तो मोमेंटम आएगा। फिलहाल तो 111.50 जा रहा है, निकालता है कि नहीं ये वहां देखेंगे। अभी 111.50 जाते हुए दिख रहा है। रियांश कुमार साहब के पास वारी रिन्यूएबल के शेयर हैं, करीब 50 शेयर हैं, 2336 रुपए के दाम पर खरीदारी है। 1 साल और होल्ड कर सकते हैं। ये शिकायत भी है, कभी सवाल नहीं लेते, चलिए ले लिया। रियांश साहब बताइए क्या राय है आपकी? जैन साहब देखिए एक बाउंस बैक यहाँ दिख रहा है, क्योंकि धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। 1269 तक बाउंस बैक आ सकता है, 1269 के पास रिव्यू करेंगे। फिलहाल एक बार लग रहा है 1269 आ सकता है। कोलकाता से पप्पू दास साहब पूछ रहे हैं कि एचएफसीएल और इरकॉन इन दोनों में फंस गए हैं, करना क्या चाहिए? करीब करीब 239 पे इनके पास इरकॉन है और एचएफसीएल 144 रुपए के दाम पे। कल एचएफसीएल चला भी था काफी, आज क्या करना अब इसमें? तो इरकॉन में 174 तक बाउंस बैक आ जाएगा। 174 के ऊपर निकला तो 211 मिलेगा, निकलता है नहीं कहना बहुत मुश्किल है। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि निकलेगा। एचएफसीएल कल आपने बिल्कुल सही कहा कि कल अच्छा चला है, बट प्रॉब्लम यह है कि स्विंग हाई और 50 डे मूविंग एवरेज 86 पे है, यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। अगर स्लाइस थ्रू कर लिया 86 तो फिर बाउंस बैक कंटिन्यू होगा करीब 99 रुपीज तक। तो 86 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। सिद्धार्थ नाथ साहब का एक सवाल आया है, ये क्विक मूवमेंट चाहते हैं बाजार में, तो क्विक मूवमेंट के लिए टाटा स्टील, पीवीआर नहीं, टाटा स्टील, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, कौन सा आपको क्विक मूवमेंट देता हुआ दिखाई पड़ रहा है? एनी डे सर, हाई बीटा अदानी ग्रुप है तो अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन दोनों में से जो चाहे वो ले लें। बहुत तेजी से मूव उसी में मिलेगा। नहीं लेकिन ये जैन साहब एक बात बताओ, आप डिकेड से हो मार्केट में, इतने साल आपने बाजार में गुजार लिए, तो ये क्विक मूवमेंट ज्यादा बेटर है या स्लो मूवमेंट ज्यादा बेटर है? अच्छा देखिए, इसमें मैं दोनों चीज बैलेंस करके चलता हूं। मैं लिस्ट बनाता हूं क्वालिटी स्टॉक्स की, उसमें जो हाई बीटा है उसमें क्विक मूव प्ले करता हूं। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। क्विक मूव के चक्कर में कैपिटल बहुत लोग गंवा देते हैं, क्योंकि जो क्विक मूव इनके दिमाग में चल रही है वो पेनी स्टॉक्स पंप एंड डंप वाले ज्यादा देते हैं। तो उसमें पंप में तो आप ले जरूर लेते हो लेकिन निकल नहीं पाते हो, डंप में कैपिटल खत्म हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अच्छे क्वालिटी शेयर्स में, और क्विक मूव आपको चाहिए क्यों है? आपको क्या मतलब, मेरा ये टारगेट होता है कैपिटल डबल करना है 1 साल में। अब वो डबल कैसे होगी? अगर 20-20% वाली आपने 5 मूव प्ले कर ली तो आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। तो वो 100-200% वाला स्टॉक खोजना ही गाय के लिए, एक तो मिलना मुश्किल है,
मिल गया तो उतना होल्ड करना मुश्किल है, लेकिन 15-20% वाला मूव प्ले करना आसान है। 5-6 मूव भी प्ले कर ली तो 70-75% तो हो ही जाएगा ना आपका प्रॉफिट। लेकिन कभी भी अगर आप क्विक मूव ढूंढ रहे हैं तो पहला और सबसे बड़ा केवियट जो आपको जैन साहब ने बताया है वो है क्वालिटी स्टॉक। इसको आप ना भूलिएगा, उसके हिसाब से ही यहाँ पर कॉल लीजिएगा।